कोडर ब्लूप्रिंट यूट्यूब चैनल। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और अभी हम इस सीरीज़ में सॉलिड प्रिंसिपल्स कवर कर रहे हैं। तो सॉलिड प्रिंसिपल्स में हम ऑलरेडी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ओपन क्लोज प्रिंसिपल, लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल एंड इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल कवर कर चुके हैं। अगर आपको इसके वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे पुराने वीडियो सेम प्लेलिस्ट पे देख सकते हो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है जो कि हमारा सब जगह यूज होता है, डेटाबेस कनेक्शंस में, स्प्रिंग बूट में, इवन जब हम हाईली मेंटेनेबल कोड एंड रीयूजेबल कोड लिखते हैं वहाँ पे भी ये यूज़ होता है। ये लूज कपलिंग बहुत अच्छे से प्रोवाइड करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ऐसा नहीं है कि हम कोई एक प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं तो हम बाकी प्रिंसिपल पे ध्यान नहीं देंगे। सॉलिड प्रिंसिपल्स का मतलब ही यही होता है कि हम कोड लिखते टाइम इन पांचों प्रिंसिपल्स का ध्यान रखें। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। सो इन सॉलिड डी स्टैंड्स फॉर डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। हम इसको शॉर्ट में डिप भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका मेन जो प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि हमारा कोड हमारे कोड में हाई लेवल मॉड्यूल्स डायरेक्टली डिपेंड नहीं होने चाहिए लो लेवल मॉड्यूल्स पे। दोनों एब्स्ट्रैक्शन पे डिपेंड होने चाहिए। इसको सिंपल वर्ड्स में आप ध्यान रख सकते हो, इंटरव्यू में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल यही स्टेट करता है कि हमारे हाई लेवल मॉड्यूल्स लो लेवल मॉड्यूल्स पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। दोनों एब्स्ट्रैक्शन पे डिपेंडेंट होने चाहिए। दोनों एब्स्ट्रैक्शन पे डिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो मैंने अभी बताया था कि ये हमारा लूज कपलिंग प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है और टेस्टिंग में श्योर है वो आसानी ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये इसके तीन सीधे सीधे बेनिफिट्स होते हैं। तो टाइट कपलिंग रिड्यूस करता है बिटवीन कंपोनेंट्स, प्रमोट्स कोड रीयूजेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इनेबल्स ईजियर यूनिट टेस्टिंग थ्रू डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे कोड टेस्टिंग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जिन लोगों ने जे यूनिट का यूज़ किया है उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे डिप कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिप मतलब डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। इसके कोड ये रियल लाइफ एग्जांपल है, माइस्क्यूएल डेटाबेस हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और जो मतलब किसी ने भी अगर थोड़ा सा भी प्रोजेक्ट पे काम किया है स्प्रिंग बूट, या वहाँ पे ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती है कि हम मल्टीपल डेटाबेस विद इन सेम प्रोजेक्ट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि हम यहाँ पे अगर माइस्क्यूएल डेटाबेस हमने सीधे सर्विस के अंदर इस तरीके से यूज़ कर लिया तो उससे क्या प्रॉब्लम होने वाली है। आप भी समझ सकते हो कि अगर आज हम माइस्क्यूएल डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं और कल को हमारे पास कुछ नई रिक्वायरमेंट आती है जिसके कारण हमें पोस्टग्रेस एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ करना पड़ेगा, तो हमें यूज़र सर्विस सीधे सीधे चेंज करनी पड़ेगी। दैट मीन्स हमारा जो वेल टेस्टेड वेल रिटन कोड है वो पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे इसने भी यही लिखा हुआ है, यूजर सर्विस इज टाइटली कपल्ड टू माई डेटाबेस, कैन नॉट स्विच टू पोस्टग्रेस एसक्यूएल विदाउट मॉडिफाइंग यूजर सर्विस। यहाँ पे हम डिप का वियोलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो और इसका करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है कि हमने एक इंटरफेस बना लिया डेटाबेस। ये मैं आपको VS कोड में करके दिखाता हूँ, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हमारी एक माइस्क्यूएल डेटाबेस जैसे हम कनेक्शन बनाते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो एक क्लास है। ठीक है, और उसको हमने सीधे इंस्टेंशिएट कर रखा है अपनी यूज़र सर्विस में, मतलब सीधे उसका ऑब्जेक्ट बना रखा है बिना किसी एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ किए, और हम उसमें डेटाबेस में यूज़र सेव कर रहे हैं। ये बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन हमें यहाँ पे कोई भी फ्रीडम नहीं मिल रही है कि हम चेंज कर पाएँ कि हमें कौन से डेटाबेस में अपना यूज़र सेव करना है। हमें कौन से डेटाबेस में अपना यूज़र सेव करना है, यहाँ पे मैंने ये प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन दे रखा है। आप वीडियो पॉज करके इसके नोट्स बना सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और ये बहुत रियल लाइफ एग्जांपल है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया कि हमारे पास ये एक माइस्क्यूएल डेटाबेस है, हमने इसे टाइटली कपल्ड कर रखा है। दैट मीन्स हमने इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना रखा है अपनी यूजर सर्विस में, और जब हम इसे कहीं से भी कॉल कर रहे हैं तो हमारे पास कोई फ्रीडम नहीं है कि हम कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब कल को अगर हमें पोस्टग्रेस एसक्यूएल यूज़ करना पड़ेगा तो हमें यूज़र सर्विस चेंज करनी पड़ेगी। अब इसका करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हैं। तो करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में हमने क्या किया, एक इंटरफेस बना लिया। सबसे पहले हमने एक इंटरफेस बनाया।
वी विल स्टार्ट फ्रॉम इंटरफेस। ओके, हमने सबसे पहले एक डेटाबेस इंटरफेस बनाया और जिसके अंदर एक सेव फंक्शनैलिटी दे दी। अब हम हमारे पास जितने भी तरीके के डेटाबेस आएंगे, सपोज पोस्टग्रेसक्यूएल, माई एसक्यूएल, वो सब उस डेटाबेस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ओके, दैट मीन्स हमारा डेटाबेस इन सब का पेरेंट बन जाएगा। ओके, और फिर हम यूजर सर्विस में डेटाबेस को पास कर देंगे यूजर सर्विस में एज एन इनपुट। ठीक है, वहाँ पे जो भी हमारे पास आएगा और उसमें सिंपली हम सेव यूज़र का एक फंक्शन बना देंगे जो कि डेटाबेस का सेव फंक्शन कॉल कर रहा होगा। ओके, इसके बाद में हम जहाँ से भी हमारी एप्लीकेशन यूज़र सर्विस को कॉल करेगी उसके पास फ्रीडम रहेगी कि वो माईएसक्यूएल डेटाबेस में सेव करवाना चाहता है अपना यूज़र, या फिर वो अपना यूज़र सर्विस 2 यहाँ पे हम सिंपली पास कर सकते हैं पोस्टग्रेसक्यूएल। अब हमारी एप्लीकेशन या हाई लेवल मॉड्यूल्स के पास ये फ्रीडम है कि वो अपना यूज़र किस में सेव करवाना चाहती हैं, और कल को अगर हमारा माईएसक्यूएल डेटाबेस पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस के बाद में मोंगोडीबी आ जाता है किसी तरीके से, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम बड़ी आराम से यहाँ पे एक तीसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे और आराम से उसमें डेटा सेंड कर देंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे पास एप्लीकेशंस में लॉग्स मेंटेन करने के लिए या कुछ और सेव करने के लिए मोंगोडीबी यूज़ कर लेते हैं हम, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेव करने के लिए, और स्ट्रक्चर्ड डेटा सेव करने के लिए माईएसक्यूएल डेटाबेस या पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस सेव कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ से आपका एग्जाम्पल स्टार्ट होता है कि हमने सब स्टार्ट किया, एक इंटरफेस से डेटाबेस बनाया, उसके बाद में हमारे पास जितने तरीके के डेटाबेस थे उस पे डेटाबेस इंटरफेस इम्प्लीमेंट किया, और फिर सिंपली अपने डेटाबेस के यूज़र सर्विस में उसका ऑब्जेक्ट पास कर दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे जब भी यूज़र सर्विस का इंस्टेंस बनेगा तो उसमें डेटाबेस आ जाएगा एप्लीकेशन या एंड यूज़र की तरफ से या हाई मॉड्यूल्स की तरफ से कि हम कौन सा डेटाबेस यूज़ करना चाहते हैं। सेम हम वही चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे, जब हम यूज़र सर्विस का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसमें हम पास कर दे रहे हैं कि हमें कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है। ये होता है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल का करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, कि हमारा हाई लेवल मॉड्यूल डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है हमारे लो लेवल मॉड्यूल पे, दोनों डिपेंडेंट हैं एब्स्ट्रैक्शन पे। क्योंकि डिप एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है सॉलिड प्रिंसिपल्स में से, तो इस पे कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है वो तो यही है, व्हाट इज डिप या डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल, ये तो सबसे पहले पूछ ही लिया जाता है। यहाँ पे एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि होता है व्हाट इज डिप एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ओके, तो डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल आपको पता चल गया है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है कि इनिशियलाइजिंग द ऑब्जेक्ट इन द कंस्ट्रक्टर और मेथड, प्रोवाइडिंग द ऑब्जेक्ट इन द कंस्ट्रक्टर और मेथड विदाउट डायरेक्टली क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। मीन्स ये जो हमने यहाँ पे किया है इसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोलते हैं, कि हमने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करके यहाँ पे न्यू माईएसक्यूएल डेटाबेस ना करके हमने क्या किया, उसको कंस्ट्रक्टर से पास किया है। हमने उसको कंस्ट्रक्टर से पास किया है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमारा 3 तरीके से होता है, कंस्ट्रक्टर, मेथड और फील्ड। फील्ड लेवल पे हम क्या करते हैं, सीधे यहाँ पे पास कर देते हैं, लेकिन वो प्रिफर्ड प्रैक्टिस नहीं होती है। तो आप ये चीज याद रखना, डिपेंडेंसी इंजेक्शन मीन्स इनिशियलाइजिंग द ऑब्जेक्ट इन कंस्ट्रक्टर और मेथड और फील्ड without directly creating the object of means any class, without creating the object directly। तो इसका डिफरेंस कभी कभी पूछ लेते हैं। इसका रियल लाइफ एग्जांपल तो आपके सामने ही मैंने अभी किया हुआ है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल बताओ या आपने इसे कहाँ पे यूज़ किया है, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल यही डेटाबेस वाला ही होता है। इसके बाद में आता है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिप। ठीक है, तो ये आपको अभी मैंने पहले ही पीपीटी पे दिखाया थे कि टेस्टेबिलिटी इम्प्रूव्स होती है, लूज कपलिंग,
ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं रहते हैं और रीयूजेबिलिटी बहुत बढ़ती है। ठीक है, और स्प्रिंग बूट में ये बहुत हैविली यूज़ होता है। तो डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता चला आ रहा हूँ कि सॉलिड प्रिंसिपल ऐसा नहीं होता है कि एक आप यूज़ कर रहे हो तो बाकी के 4 भूल जाओगे। सारे सॉलिड प्रिंसिपल्स कोड लिखते टाइम हमें एक साथ याद रखने होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप नोट कर सकते हो, ये इंटरव्यूज़ में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा, इससे बाहर इंटरव्यूअर आपसे कुछ भी पूछेगा डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल पे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। और आप मुझे सब्सक्राइब करोगे मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और प्लीज़ ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो जो भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मैं डेली शाम को 6:30 बजे वीडियो पोस्ट करता हूँ, आपको 5 से 10 मिनट वीडियो देखना है। उसके बाद उस डिज़ाइन पैटर्न से आपको कभी भी कोई भी इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा, आप बड़ी आराम से आंसर कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी सॉलिड प्रिंसिपल्स की प्ले लिस्ट कंप्लीट होती है। अगर आपको एक ऐसा वीडियो चाहिए जिसमें मैं एक एग्जांपल में सारे सॉलिड प्रिंसिपल्स एक साथ यूज़ करूं, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो और मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। सो थैंक्स अ लॉट, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।